प्रिय बच्चों, आप सभी को गुड मॉर्निंग। आज हम लोग केमिस्ट्री में रासायनिक बलगठकी पाठ में छंदम प्रथम कोट की अभिक्रिया पढ़ेंगे, जिसे कहते हैं सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। सूडो जिसे हम कहते हैं फॉल्स यानी झूठा। इसमें रासायनिक अभिक्रिया जो होगा देखने में कुछ और प्रतीत होगा, लेकिन जब प्रयोग करेंगे तो वह उसका जो कोटि होगा कुछ और होगा। जैसे हम एक रासायनिक अभिक्रिया लेकर के आपको बताते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है C12H22O11, यानी हम इसे शुगर कहते हैं। इसको जल के साथ क्रिया कराया गया है। तो जल के साथ जब क्रिया कराएंगे हम, तो ये बनाएगा C6H12O6 और बनाएगा C6H12O6, जिसे हम कहते हैं ग्लूकोज और दूसरे को कहते हैं फ्रुक्टोज। यानी ग्लूकोज चीनी को जब जल के साथ जल अवघटित किया जाता है, ये जल अवघटन अभिक्रिया कहलाएगा। तो इसमें दो मॉलिक्यूल ग्लूकोज और फ्रक्टोज के बनते हैं, यानी एक मोल ग्लूकोज के और एक मोल फ्रक्टोज के बनते हैं। अब ये कह रहा है कि ये छंदम प्रथम कोट की अभिक्रिया कैसे प्रतीत हो रही है। तो हम देख रहे हैं, इस अभिक्रिया को देख रहे हैं, तो यहाँ पर जो अभिक्रिया की कोटि है देखने में द्वितीय कोट की लगती है। यह एक प्रथम कोटि, यानी इसकी सांद्रता के पदघात 1 होंगे, इसके भी पदघात की 1 होगा। तो 1 और 1 हम जानते हैं, आप पढ़े होंगे। इसको लिख सकते हैं वेग बराबर के हम C12H22O11 की सांद्रता और H2O की सांद्रता हम यहाँ पे लिख सकते हैं। यहाँ के जो सांद्रता के पदघात हैं 1 है, इसके भी पद की जो क्या है 1 है। तो हम प्रथम कोट की हम बताए थे, कोट को जितने भी सांद्रता के घात है उनको जोड़ देंगे तो वह अभिक्रिया की कोट हो जाएगी। ऐसे लग रहा है कि यह जो अभिक्रिया दी हुई है द्वितीय कोट की है, लेकिन जब प्रयोग में चेक किया गया, लैब में चेक किया गया, प्रयोगी निकाला गया, तो यह जो थी प्रथम कोट की अभिक्रिया थी। तो यही छंदम प्रथम कोट की अभिक्रिया कहलाती है। अब बात करते हैं इसकी परिभाषा में। इसकी परिभाषा क्या होगी? ऐसी अभिक्रिया जिसकी अभिक्रिया की कोट 1 होती है और अभिक्रिया की आणविकता 2 होती है, वह अभिक्रिया छंदम प्रथम कोट की अभिक्रिया कहलाती है। एक बार और समझिएगा, ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया की कोट 1 होती है लेकिन उसकी आणविकता 1 से अधिक होती है, यानी वह 2 होती है, वह जो अभिक्रिया होगी छंदम प्रथम कोट की अभिक्रिया कहलाती है। जब चेक किया गया ऐसे, तो आगे देखेंगे इस अभिक्रिया को। वेग बराबर के C12H22O11, फिर लिखेंगे H2O की सांद्रता। जब यहाँ पर देखेंगे जल की इतने ज़्यादा मोल ले लिए गए कि वहाँ पर इसकी जो सांद्रता थी कोई परिवर्तन नहीं हुआ। कहने का अर्थ है कि पानी की जो मात्रा है बहुत अधिक है, उसमें जो चीनी की मात्रा है बहुत कम है। सीधे ये समझिए, इसकी मात्रा बहुत अधिक है, उसमें कुछ मात्रा में चीनी के कण हैं। तो ये देखा गया, लैब में चेक किया गया, केवल चीनी की जो सांद्रता थी वह परिवर्तित हुई, इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ। तो हम लिख सकते हैं वेग बराबर के C12H22O11, इसके यह परिवर्तित हुआ, पदघात 1 लिखे, हम लिख सकते हैं H2O पे कोई परिवर्तन नहीं हुआ, इसकी सांद्रता पे ये 0 हो जाएगा। और लिख सकते हैं वेग बराबर के और C12H22O11, ये हो जाएगा हमारा 1, क्योंकि इस पे 0 घात है, जिस पर 0 घात होता है उसका मान 1 हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं वेग बराबर के C12H22O11, यह जो होगा सूडो ऑर्डर रिएक्शन होगा। क्यों? क्योंकि केवल शुगर
की सांद्रता के घाट पर यह निर्भर करता है। यह अभिक्रिया जल की सांद्रता में कोई सार्थक परिवर्तन नहीं होता है, इसलिए उसकी सांद्रता पर का जो घात है वह 0 है। हम जानते हैं x प्लस वाई, आप पढ़े होंगे, अगर इस पे x घात लगाया जाए, इस पे y घात लगाया जाए तो x प्लस वाई बराबर यह जो होती है कोटि कहलाती है। x का मान 1 है, हम 1 रखेंगे, y का मान 0 है तो यहाँ 0 रखेंगे, ये कोटि पता चल जाएगा। तो यह हो गया प्रथम कोटि की अभिक्रिया। लेकिन देखने में लग रहा था ये द्वितीय कोटि की अभिक्रिया है, तो इसीलिए इसे छंदम प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। इसी तरह से एक दूसरे पे बात करते हैं, हम दूसरे सवाल को लगाते हैं। अगर लिखा हो CH3COO ने दिया हो, इसको अगर जल के साथ क्रिया कराते हैं तो बनाता है CH3COOH प्लस NaOH। हम जानते हैं ये जो वेग होता है हमेशा अभिकारक की सांद्रता पे निर्भर करता है, तो वेग बराबर K, ये हो जाएगा सोडियम एसीटेट आयन की सांद्रता पर पावर x, और यह जल की सांद्रता पर पावर y। x और y को जोड़ देंगे, क्रिया की कोट निकल जाएगी। वेग बराबर हो जाएगा K CH3COO। जब चेक किया गया तो जो सोडियम एसीटेट था इसी सांद्रता के पद का घात 1 था, तो हमें 1 लगा देंगे। यहाँ पर H2O है, इसकी सांद्रता में कोई परिवर्तन नहीं होता है तो 0 लगा देंगे। आगे लिख देंगे वेग बराबर K, और ये हो जाएगा CH3COO Na हो जाएगा। यहाँ पर घात 1 हो जाएगा, 1 लिख देंगे। आगे हो जाएगा वेग बराबर K CH3COO Na। इस तरह से केवल सोडियम एसीटेट की सांद्रता के घात से चेंज होने पर यह अभिक्रिया होती है। यह हो जाएगा छंदम प्रथम कोटि की अभिक्रिया। अब कोटि की बात करें तो x प्लस वाई बराबर कोटि होता है। x का मान 1 है 1, y का मान 0 है 0 रखेंगे, तो हम देखेंगे कि यह जो कोटि होगा प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। आगे हम लोग पढ़ेंगे शून्य कोटि की अभिक्रिया क्या होती है, जिसे कहते हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन। शून्य कोटि की अभिक्रिया के बारे में बात करते हैं। शून्य कोटि की अभिक्रिया किसे कहते हैं? ऐसी अभिक्रिया जिनका अभिक्रिया का वेग अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है, अभिकारक की सांद्रता के पदघाट की मात्रा 0 होती है, वह जो अभिक्रिया होगी शून्य कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। एक बार और समझिएगा, ऐसी अभिक्रिया जिनकी अभिक्रिया का वेग अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर नहीं करती है, अभिक्रिया की कोटि हमेशा शून्य होगी, अभिक्रिया की जो अभिकारक होंगे उस अभिकारक की जो सांद्रता होगी वह 0 घात पर निर्भर करती है, तो वह जो अभिक्रिया कहलाती है शून्य कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। अब हम आगे बात करेंगे शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए हम लोग समीकरण प्राप्त करेंगे। हमारे पास एक रिएक्टेंट दिया हुआ है R, यह चेंज होता है P में, मतलब प्रोडक्ट में। हम ये बात करेंगे यह रासायनिक अभिक्रिया शून्य कोटि के बारे में बात करेंगे, तो हम लिख सकते हैं वेग बराबर K, और जानते हैं अभिक्रिया का जो वेग होता है वह हमेशा अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर करता है, तो हम लिख सकते हैं। अब इसकी मात्रा में जब आप पढ़े होंगे तात्क्षणिक वेग यानी बहुत कम मात्रा में लेकर बात करते हैं, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर dr माइनस dt, यहाँ पर हो जाएगा माइनस हो जाएगा। अभिकारक के लिए है तो हमने आपको बताया था समय के साथ साथ अभिकारक की सांद्रता कम होती जाती है, बार बार लिख सकते हैं K, यहाँ पर हो जाएगा R। हमने आपको बताया शून्य घाट की जो अभिक्रिया होती है, शून्य कोटि की जो अभिक्रिया होती है, अभिकारक की जो सांद्रता का पदघात है वह 0 होता है, तो यहाँ पर 0 घात लगा देंगे क्योंकि यह अभिकारक की सांद्रता के घात पर निर्भर करता ही नहीं है, तो हम लिख सकते हैं माइनस dr बटे dt बराबर K, और जिस पर
जीरो घात हो जाता है उसका मान 1 हो जाएगा। तो आगे हम लिख लेंगे माइनस डी आर बटे डी टी बराबर के बराबर हो जाएगा। आगे हम लिखेंगे इसको, हम इधर लेके इधर भाग है, इधर गुणे के रूप में लिख सकते हैं। तो लिखेंगे माइनस डी आर, आर की सान्यता बराबर हो गया, इधर ये आ जाएगा कि इधर भाग इधर आएगा, गुणा हो जाएगा इनटू dt हो जाएगा। ये हमारा dt हो गया। अब लिखेंगे दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, यानी दोनों पक्षों का समाकलन कर रहे हैं तो हम लिख सकते हैं इसको, समाकलन करने पे हमारा ये जो माइनस डी है ये हमारा समाप्त हो जाएगा आर बराबर के इंटू डी टी दिया है तो यहाँ हो जाएगा, ये जो माइनस है ये माइनस इधर ला देंगे, माइनस हो जाएगा, के दिया हुआ है के लिख लेंगे, टी दिया हुआ है टी हो जाएगा, इंटू है बीच में इंटू लगा देंगे और यहाँ से दोनों तरफ से डी समाप्त हो गया। अब ये हो जाएगा प्लस, समाकलन लगाया है तो कोई एक समाकलन स्थिरांक लगाएंगे, हमने समाकलन स्थिरांक में हमने आई लगा दिया। ये जो आई कहलाएगा, आई को समाकलन स्थिरांक कहते हैं। यहाँ से समीकरण 1 हो गया। अब आगे कह रहा है, हम यहाँ लिख सकते हैं जहाँ आई समाकलन स्थिरांक है, आप यहाँ लिख लेंगे जहाँ आई समाकलन स्थिरांक है। अब जब टाइम हमारा 0 था यानी t बराबर 0, जब टाइम 0 था यानी अभिक्रिया नहीं शुरू हुई होती है तो उस समय जो अभिक्रिया का जो सांद्रता था यानी R की जो सांद्रता था किसके बराबर ना, R नाट के बराबर था। एक बार और समझिएगा, जब हमारा टाइम 0 था, टाइम 0 का मतलब है जब अभिक्रिया शुरू नहीं हुई थी, तो उस समय जो अभिकारक की सांद्रता थी वह प्रारंभिक सांद्रता के बराबर होगी। प्रारंभिक सांद्रता का मतलब जो शुरू में आपने लिया था, अब यहाँ पर अभिक्रिया की जो सांद्रता होगी 0 टाइम पर तो वह R नाट के बराबर होगा, जहाँ R नाट अभिक्रिया की प्रारंभिक सांद्रता है। अब बात करते हैं, हम लिख सकते हैं R बराबर माइनस के इंटू टाइम को 0 बना लिए हैं, ये 0 हो जाएगा, प्लस आई लिख देंगे। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर, अब जब R मान लिए हैं यानी टाइम को हमने 0 मान लिया है तो यहाँ पर t हो गया है, t आगे लिख सकते हैं। अब R को R नाट लिख दें, R नाट हो गया, जब अभिक्रिया टाइम 0 था तो जो सांद्रता थी प्रारंभिक सांद्रता के बराबर था, तो R को R नाट बना दिए हैं, माइनस है माइनस लगा दें, K को K कर दें, इंटू है इंटू लगा दें, T को हमने 0 कर दिया यानी हम लिख सकते हैं गुणे 0 प्लस I लिख दें यहाँ पर, यह जो I है समाकलन स्थिरांक है। तो आगे लिखेंगे R नाट बराबर माइनस, ये सब हमारे पास समाप्त हो जाएगा तो किसके बराबर हो जाएगा, I के बराबर हो जाएगा। यह हो गया हमारा समीकरण 2 हो गया। अब इसको समीकरण 2 क्यों कहेंगे, अब समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर तो आप लिख लेंगे समीकरण 2 का मान 1 में रखने पर, तो यहाँ पर दिया है R बराबर माइनस है, K है, इंटू है, T है और I प्लस I है, प्लस लगाएंगे, I का मान आ गया R नाट तो हम लिख देंगे R नाट। अब देखेंगे इधर ये हमारा ये माइनस से इधर लाएंगे तो हो जाएगा KT बराबर हो जाएगा। अब ये R नाट है, R नाट हो जाएगा, ये प्लस इधर आएगा माइनस हो जाएगा तो लिख देंगे R।
यानी आर नाट है, आर नाट हो गया, प्लस इधर है, इधर आया तो माइनस हो गया। तो आगे लिख सकते हैं यानी के बराबर आर नाट माइनस आर, इसको अभी ब्रैकेट में डालेंगे, बटे हम लिख सकते हैं टी। अब यहाँ पर देखेंगे ये माइनस, यहाँ पर माइनस टी है, यहाँ पर इधर आएगा प्लस टी हो जाएगा, आर नाट है माइनस आर हो गया, तो के बराबर हो गया इधर टी गुणे के रूप में इधर भाग हो जाएगा, तो आर नाट माइनस आर बटे टी हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा हो गया। आगे लिख सकते हैं टी बराबर या के बराबर, बात वही हुआ, तो हम लिख सकते हैं आर नाट यानी प्रारंभिक सांद्रता माइनस अंतिम सांद्रता बटे टी, यह जो हो गया शून्य कोटि के लिए समीकरण स्थिरांक है। ये जो मान आएगा किसके बराबर आएगा, के बराबर आएगा। एक बार और समझिएगा, यहाँ लिख सकते हैं के बराबर आर नाट माइनस आर यानी प्रारंभिक सांद्रता माइनस अंतिम सांद्रता बराबर बटे टी हो जाएगा। टी हमारा टाइम है। अब इसको एक समीकरण लगा करके आपको समझाते हैं। कोई समीकरण दिया हुआ है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे, इसको साफ करते हैं। अब यहाँ पे दिया है H2 गैस प्लस Cl2 गैस, एरो लगाया है, 2HCl गैस दिया है, यहाँ सन रे लिखा है। यह बताना है यह क्रिया। तो सबसे पहले देखिए H2 गैस और Cl2 गैस दोनों मिलकर HCl गैस बनाते हैं। तो जब लैब में चेक किया गया तो न तो हाइड्रोजन की सांद्रता पर निर्भर किया है अभिक्रिया, न तो क्लोरीन की सांद्रता पर निर्भर किया। तो हम लिख सकते हैं वेग बराबर के H2 की सांद्रता पर पावर x और Cl2 की सांद्रता पर पावर y। तो आगे लिखेंगे वेग बराबर के H2 की सांद्रता पर। अब देखिए यह इस पे निर्भर नहीं करता है, यानी शून्य घात पर निर्भर करेगा, क्लोरीन पर भी निर्भर नहीं करता है। तो क्लोरीन की जो सांद्रता का परघात होगा ये भी, ये जो हमारा शून्य होगा। तो आगे लिख सकते हैं वेग बराबर ये हमारा के हो जाएगा गुणे, जब जीरो पावर आ गया तो 1 हो गया, गुणे इसका भी 1 होगा। तो आगे जो लिखेंगे वेग हमेशा नियतांक के बराबर हो जाएगा। अब इसका हम बात करेंगे, इस पे आगे बात करेंगे। यहाँ पर देखते हैं कोटि के बारे में। तो हम जानते हैं x प्लस वाई बराबर कोटि कहलाती है। x का मान 0 है, y का मान 0 है, ये कोटि हो जाएगी। अतः यह शून्य कोटि की अभिक्रिया होगी। यह जो होगी शून्य कोटि की अभिक्रिया होगी, अर्थात यह HCl जो बन रहा है न तो H2 की सांद्रता पे निर्भर करता है, न तो क्लोरीन की सांद्रता पे निर्भर करता है, किसी अन्य कारक पर निर्भर करता है। तो यह जो अभिक्रिया होगी शून्य कोटि की अभिक्रिया होगी। हम इसके मात्रक पे बताए थे, बात किए थे। के बराबर आपने पढ़ा है, के बराबर आपने पढ़ा है मोल होता है, यहाँ पर लीटर इनवर्स में हो जाता है, सेकेंड इनवर्स में हो जाता है। यहाँ पर वेग स्थिरांक, वेग नियतांक शून्य कोटि के लिए मात्रक है। आज के लिए बस इतना ही। शेष हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।